अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मार्गरेट ने भी मेरी तरफ तवज्जो ना की और सीधी इंद्रानी के ऑफिस में चली गई। मैंने महसूस किया कि उसके कदमों की रफ्तार मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। 2 मिनट बाद इंद्रानी ऑफिस से निकलकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं बरामदे की सीढ़ी के बिल्कुल पास ही कुर्सी पर बैठा था। ज़हने से उतरते हुए इंद्रानी ने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में जाओ। इंद्रानी लॉन में जाकर फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगी। मैंने सिगरेट एक तरफ फेंका और उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जमाया लेता अपने कमरे में घुस गया। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मार्गरेट अंदर आ गई। उसने साड़ी की बजाय स्कर्ट पहन रखी थी, हाथ में पर्स था। अंदर आते ही वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मार्गरेट ने अपने होंठों पर उंगली रख दिया और मुझे चुप रहने की हिदायत की। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा होगा कि इंद्रानी भी कमरे में आ गई। दरवाजे की चटकनी चढ़ा दी गई। इंद्रानी ने मुझे कमरे में बिछे हुए पलंग की दूसरी जानिब आने का इशारा किया, जहां फर्श पर कलीन का छोटा सा टुकड़ा बिछा हुआ था। मार्गरेट और इंद्रानी कलीन पर बैठ गई। मैं भी उनके पास बैठ गया। इंद्रानी ने मार्गरेट को इशारा किया। मार्गरेट ने पर्स में से एक कागज़ निकाल कर उसे खोला, एक नज़र देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, थोड़ी देर पहले अम्बाला छावनी से नशर होने वाला मैंने खुफिया सिग्नल पकड़ा है। उसके मुताबिक अम्बाला छावनी से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई कैप्टन राजेश मल्होत्रा, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, थंडर हॉक बेस की सिक्योरिटी की फाइनल चेकिंग के लिए आज शाम यहाँ पहुँच रहा है। उसका आज रात का पासवर्ड कंचनजंगा होगा। मैं हिम्मतन गोश था। मार्गरेट ने कहा, वो 18:20 यानी शाम के 6:20 पर थंडर बेस की पहाड़ी के मगरबी गेट की तरफ से दाखिल होगा। मार्गरेट ने यह कहकर कागज़ के टुकड़े को फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके अपने पर्स की जेब में रख लिया। कैप्टन राजेश मल्होत्रा शाम 6:20 और कंचनजंगा। मेरे जहन में ये अल्फाज बार बार उभरने लगे। इंद्रानी ने कहा, मालूम होता है इसराइली थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों का स्क्वाड्रन कहूटा रावलपिंडी पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। हमें फौरी तौर पर इसका तोड़ तलाश करना होगा। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने इंद्रानी की बात पर ध्यान न देते हुए मार्गरेट से पूछा, पासवर्ड के बारे में तुम्हें यकीन है कि कंचनजंगा ही था? मार्गरेट ने कहा, मैं एक अरसे से इन लोगों के खुफिया सिग्नल डिसेफर कर रही हूँ। मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। यह लफ्ज़ कंचनजंगा ही था। इंद्रानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मगर तुम्हें इस पासवर्ड से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने कहा, इसलिए कि आज शाम अम्बाला से मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उस पहाड़ी कला में दाखिल होने वाला है, वो मैं हूँगा। मार्गरेट और इंद्रानी मेरा मुंह तकती रह गई। उन्हें मेरी ज़बान से निकले हुए अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। इंद्रानी ने रुक रुक कर कहा, मगर कैप्टन तुम, ये कैसे मुमकिन है? मैंने सिगरेट स्ट्रे में मसल दिया और इंद्रानी की तरफ झुक कर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि थंडर हॉक बेस के पहाड़ी किले का मगरबी गेट किस जानब है और क्या वहाँ तक कोई बाकायदा सड़क जाती है? इंद्रानी ने मुझे बताया कि थंडर हॉक बेस की पहाड़ी का मगरबी गेट हमेशा बंद रहता है। उस तरफ पहले एक पगड़ नदी जाया करती थी, मगर अब वो वीरान हो गई है और उस पर झड़ियाँ उग गई हैं। यही एक पगड़ नदी है जो पहाड़ी किले के मगरबी गेट को जाती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन मल्होत्रा को उसी पगड़ नदी पर से गुजरकर थंडर हॉक बेस के मगरबी गेट तक जाना था। ये रूट यकीनी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा ने इसलिए चुना था कि वो इलाके की सिक्योरिटी का भी जायजा ले सके। बस मेरे लिए यही एक खुश नसीबी का पॉइंट था। मैंने अपने जहन में कमांडो एक्शन का एक मंसूबा बना लिया था। जब मैंने अपने मंसूबे को मार्गरेट और इंद्रानी पर ज़ाहिर किया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इंद्रानी ने कहा कि इसमें सिर्फ मनफी 1% कामयाबी का इम्कान है। मार्गरेट का ख्याल था कि यह खुदकुशी का मिशन है। मैंने अपने हाथ उठाते हुए कहा, मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो और मुझे उस पकड़ नदी का नक्शा बना दो जहाँ से आज शाम कैप्टन मल्होत्रा को गुजरना होगा। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। इंद्रानी और मार्गरेट ने इस बारे में मज़ीद कोई बात ना की। इंद्रानी ने एक कागज़ पर मुझे पकड़ नदी का हदूद अरबा पूरी तरह से समझा दिया। कागज़ को फाड़कर जला डाला और कहने लगी, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, फिर तुम? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कमांडो हूँ और कमांडो बगैर हथियार के भी लड़ने की ताकत रखता है। यह सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक नज़र उस पकड़ नदी को देखने जा रहा हूँ।
अब तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। मैंने मार्गरेट को ताकीद कर दिया कि वो अम्बाला से आने वाले किसी भी मजीद सिग्नल पर कान लगाए और नई सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो मुझे फौरी तौर पर खबर कर दे। इंद्रानी अपने ऑफिस में चली गई। मार्गरेट ने भी टेलीग्राफ ऑफिस की राह पकड़ी और मैं 15 मिनट के वक्फे के बाद छड़ी हाथ में लेकर इंद्रानी के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक उस मैदान की तरफ निकल गया जहाँ से किले के मगरबी गेट को जाती पगडंडी गुजरती थी। कभी उस पगडंडी पर चरवाहे बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ी की तरफ जाया करते थे, मगर अब उनकी आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से यह पगडंडी वीरान हो गई थी। उस पर जगह जगह सूखा हुआ जर्द घास हो गया था। मैं सैर करने के अंदाज में चल रहा था, फिर भी उस पगडंडी से दूर रहकर उसका जायजा ले रहा था। यह पगडंडी उधमपुर के जुनूब की जानब एक बड़ी सड़क से निकलकर खेतों और खुश्क मैदान में से होती हुई दूर थंडर बेस की पहाड़ियों की तरफ चली गई थी। सितंबर में शाम के 6 बजे पहाड़ी इलाकों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगता है, मगर दिन की रोशनी अभी बाकी होती है। यह दिन की रोशनी मेरी दुश्मन थी, लेकिन मुझे इस रोशनी की परवाह किए बगैर अपने मंसूबे पर सर धड़ की बाजी लगाकर अमल करना था और उसे कामयाब बनाना था। थंडर हाक बेस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन को तहस नहस करने का दूसरा कोई जरिया या रास्ता नहीं था। मैंने पगडंडी से दूर दूर रहते हुए सारे इलाके की एक एक जगह का अच्छी तरह से जायजा ले लिया, एक एक मकाम को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लिया। मैंने उस जगह का भी इंतखाब कर लिया जहाँ मुझे अपने कमांडो एक्शन का आगाज़ करना था। मैं दिल में अब सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि कैप्टन मल्होत्रा अकेला हो। मुझे 90% यकीन था कि वो अकेला ही होगा, क्योंकि जहाँ इंटेलिजेंस का मामला हो वहाँ ऐसी सूरत हाल में ऑफिसर आमतौर पर अकेले ही सफ़र करते हैं, ताकि अगर दुश्मन का कोई एजेंट इलाके में मौजूद भी हो तो उसे शक न पड़े कि ऐसी हालत में सिक्योरिटी ऑफिसर अपने मिलिट्री वर्दी में नहीं आते बल्कि आम कपड़ों में आते हैं। दूसरा खदशा जो मेरी तशवीश का बहस बना हुआ था वो ये था कि कहीं थंडर हाक बेस में कैप्टन मल्होत्रा का कोई जानने वाला पायलट ऑफिसर मौजूद न हो। यह एक ख़तरा था जो मुझे हर हालत में मोल लेना था। अब जो होगा देखा जाएगा, या मैं नहीं या दुश्मन के थंडर हाक हेलीकॉप्टर नहीं। अहद कर चुका था, वक्त मेरे पास नहीं था। यह इसराइली हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त रावलपिंडी की फिजाओं में उड़कर हमारे पुरअमन एटमी बिजली घर को अपना निशाना बना सकते थे। अगरचे हमारे शहीन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए 24 घंटे चौकस थे, लेकिन हमें अपनी तरफ से यह खतरा था कि थंडर हाक हेलीकॉप्टर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। मुमकिन है इनकी वजह से हमें नुकसान पहुँचे। मैंने अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह आखिरी शिकल दी कि कैप्टन मल्होत्रा तनहा नहीं होगा, उसके साथ दूसरा आदमी भी होगा और मुझे उन दोनों से निपटना होगा। मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतरने का मंसूबा तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह कोई आसान काम नहीं था, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम पर जान निसार करने और अपने प्यारे वतन की खिदमत करने का जो बेपनाह जज्बा कार फरमा था, उसके सामने यह मिशन मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। मेरे बाजुओं की मछलियाँ फड़कने लगी थीं और मैं अपने अंदर ऐसी ज़बरदस्त भर की ताकत महसूस कर रहा था कि अगर चाहूँ तो पहाड़ियों को भी अपनी जगह से हिला दूँ। यह पगडंडी एक कच्चा रास्ता था और उस पर कहीं कहीं छोटे छोटे गोल पत्थर बिखरे हुए थे, कहीं जर्द रंग की खुश्क मिट्टी उभरी हुई थी और कहीं सूखी घास थी। मैं उसके मुतवाज़ी पगडंडी से हटकर वापस उधमपुर वाली उस सड़क की तरफ चलने लगा जहाँ से यह कच्चा रास्ता या पगडंडी निकल कर पहाड़ियों की तरफ जाती थी। यहाँ जब बड़ी सड़क करीब आई तो पॉपुलर के बेशुमार दरख्त दो रवैया उगे हुए थे। उनके पीछे कुछ छोटी चट्टानें भी ज़मीन से निकलकर सर उठाए खड़ी थीं। मैंने एक तरफ होकर उस जगह का गहरी नज़र से जायजा लिया। मेरे एक्शन के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। मैं वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, जैसे थक गया हूँ और सस्ताने के लिए बैठ गया हूँ। मेरे जहन में उस एक्शन की फ़िल्म चलने लगी जो मुझे आज शाम के 6:20 पर सर अंजाम देना था। जब मैंने जहन में 2-3 बार रिहर्सल कर लिया तो उठा और वापस बोर्डिंग हाउस का रास्ता पकड़ लिया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे इंद्रानी तेज तेज कदमों से चलती मेरे कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करते हुए वह मेरी तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर लेटा कुछ आराम करने की कोशिश कर रहा था। इंद्रानी को देखते ही उठकर बैठ गया। वो करीब आकर बोली, अभी अभी मार्गरेट आई थी, उसने मुझे बताया कि कैप्टन मल्होत्रा का अपना कोड नंबर 00000 है, वो 18:20 पर उधमपुर पहुँचेगा। मैं इंद्रानी की सुनी अनसुनी करते हुए जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। एकदम से दरवाजे का एक क्वाड खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दिया और इंद्रानी के पास आकर कहा,
तुम्हें दरवाज़ा खुला नहीं रखना चाहिए था। वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगी जैसे उसे मेरी बात सख्त नागवार गुजरी हो। अब बताओ मार्गरेट ने क्या कहा है। मार्गरेट ने अम्बाला से नशर होने वाला कोई नया पैगाम पकड़ा था जिसमें थंडर हैक बेस के स्क्वाड्रन लीडर से कहा गया था कि कैप्टन मल्होत्रा 18:20 पर पहुंचेगा और उसका अपना कोड नंबर 00000 है। इस किस्म की ज़रूरी इतलातें वक्त पर दी जाती हैं। इंद्राणी ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, तुमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तुम्हारे पास कोई पिस्तौल भी नहीं है। मैंने उसे एक शिकारी चाकू सिरहाने के नीचे से निकाल कर दिखाया जो सुबह मैंने बाजार से ख़रीदा था। चाकू ज़्यादा आला किस्म का नहीं था लेकिन वो किसी एक आदमी को हलाक करने के काम आ सकता था। इंद्राणी मेरे बारे में परेशान थी। यह परेशानी उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर थी। कहने लगी, कैप्टन मल्होत्रा अकेला नहीं होगा। तुमने हत्या होकर उन दोनों पर किस तरह काबू पाओगे। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इसी जगह पर रहना। हाँ, एक बात अपने जहन से निकाल दो कि अगर मैं पकड़ लिया गया तो तुम्हारा नाम बता दूंगा। नहीं, ऐसा वक्त आने से पहले मैं इस दुनिया में नहीं होगा। इंद्राणी ने शर्मा कर चेहरा नीचे कर लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सही बात ऐसे अंदाज में कह दी है जिससे वो शर्मा गई है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि इंद्राणी ने मुझे अजीब पुरकशिश निगाहों से देखा और उड़ते हुए बोली, अपना ख्याल रखना कैप्टन। वो तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उठकर अंदर से दोबारा कुंडी चढ़ा दी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। वक्त करीब से करीब तर चला रहा था। मैंने अपने लिए जो लिबास इस मौके के लिए चुना था वो खद्दर का कुर्ता पजामा और ऊपर गर्म कोट और सर पर ऊनी टोपी थी जो जम्मू को लोग सर्दियों में अक्सर पहनते हैं। बूट मैंने अपने ही रहने दिए थे। जब घड़ी ने 5 बजे तो मैंने ये लिबास पहनकर सर पर ऊनी टोपी जमा ली कि मेरे कान टोपी के अंदर छुप गए। कोट की बहर वाली जेब में मैंने शिकारी चाकू रख लिया। पहाड़ी लोग ऐसा चाकू अमूमन अपने पास रखा करते हैं। सिगरेट का पैकेट मैंने वहीं कमरे की मेज़ पर ही रहने दिया। बोर्डिंग हाउस से पहाड़ी पर नदी वाले पॉपुलर के दरख्तों की कतार ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने कमरे के दरवाजे पर ताला डाला, चाबी इंद्राणी को ऑफिस में जाकर दी। इंद्राणी ने मेरी तरफ मैंने खेज नज़रों से देखा और चाबी लेकर दराज में रख ली। मैं खामोशी से बोर्डिंग हाउस से निकलकर नीम के दरख्तों के नीचे से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सूरज की बाकी मादा गुलाबी रोशनी का रंग निसवारी पड़ने लगा था। औधमपुर के मकानों में कहीं कहीं बत्तियां रोशन हो गई थीं। इसके बावजूद मैदान में दिन की रोशनी बाकी थी और अंधेरा भी नहीं छाया था। मेरे सामने जो सबसे अहम मसला था वो ये था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा को पहचानता नहीं था। ये पता करने के लिए कि यही शख्स मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन मल्होत्रा है, मैंने एक तरकीब सोच रखी थी। मुझे इंतहाई एतमाद और तेज़ी से काम करना था। इसमें मेरे मिशन की पहली और नहायत अहम कामयाबी का राज था। मैदान अबूर करने के बाद उस पहले से तयशुदा मकाम पर जाकर सफ़ेदे के दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया जहाँ से कच्ची सड़क निकलकर मैदान में दाखिल हो रही थी। अपने एक्शन के लिए मैंने इसी जगह का इंतखाब किया था। मैंने घड़ी बांध रखी थी। औधमपुर से आने वाली सड़क पर किसी वक्त कोई ट्रक या गाड़ी गुजर जाती थी। मेरी घड़ी ने जब 6:20 बजे तो मेरी निगाहें कुदरती तौर पर बड़ी सड़क पर जम गई। 2 गाड़ियाँ जिनकी हेडलाइट्स रोशन थीं आगे निकल गईं। 6:25 पर मैंने एक जीप को उधमपुर रोड से निकलकर पहाड़ी सड़क पर मुड़ते देखा। मैं चौकस हो गया। ये कैप्टन मल्होत्रा ही की जीप हो सकती थी। मैं जैसे घात लगाकर बैठ गया। जीप की हेडलाइट्स कच्ची सड़क पर आते ही बुझा दी गई थीं। जीप मुझसे थोड़े फासले पर आई तो यह देखकर मुझे पहली नाउम्मीदी हुई कि जीप में 2 आदमी बैठे थे। दोनों सिविलियन कपड़ों में थे। फौजी वर्दी किसी ने भी नहीं पहन रखी थी। बहरहाल मुझे अंधेरे में ही तीर चलाना था। जो ही जीप दरख्तों के करीब पहुंची मैं अचानक निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। स्टॉप 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 मैं बार बार चिल्ला रहा था। जीप मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, सर, कंचनजंगा पर बर्फ गिरने से रास्ता खराब है। एक दरमियाने कद का सांवला नौजवान जिसने पूरी आस्तीनों का स्वेटर और गर्म पतलून पहन रखी थी तेजी से जीप से निकलकर मेरी तरफ आया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। कंचनजंगा के इशारे से यह आदमी, जो यकीनन कैप्टन मल्होत्रा ही था, समझ गया कि कोई ख़ास बात हो गई है जिसकी पेशगी इतला के लिए थंडर बेस वालों ने मुझे रास्ते में बिठा रखा है। मैंने कहा, सर, 000 के आगे क्या है। उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचता हुआ दरख्तों के पीछे ले गया था जहाँ मैं उसे ले जाना चाहता था। दरख्तों के एक में अब हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और जिस्म सयों की तरह नजर आने लगे थे। वो बोला, तुमने मेरे ड्राइवर के सामने 000 का नाम क्यों लिया।
मैंने कहा, सर 000 के आगे क्या है? जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको स्क्वाड्रन लीडर साहब का ज़रूरी पैगाम नहीं बता सकता। ये आर्मी कैप्टन मल्होत्रा ही था। कहने लगा, 000 के आगे भी 000 ही है। अब जल्दी बताओ क्या पैगाम है। मैं शुरू रात के नीम अंधेरे में कैप्टन मल्होत्रा के जिस्म को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। मैंने एक बार फिर सैल्यूट मारते हुए कहा, सर पाकिस्तानियों ने आगे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, आप दूसरी तरफ से आइएगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। कैप्टन मल्होत्रा ने अंधेरे में मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने कंचनजंगा और फिर उसके इंतहाई खुफिया कोड नंबर 000 को ज़ाहिर कर दिया था। वो मुझ पर शक कर ही नहीं सकता था। मैंने कहा, सर जल्दी चलिए, मैं आपको दूसरी सड़क से लिए चलता हूँ। मैं उसके वापस घूमने का इंतज़ार कर रहा था, मगर आखिर वो भी इंटेलिजेंस का तजर्बेकार आदमी था। कहने लगा, तुम आगे चलो। मैं बगैर किसी उधर के आगे चल पड़ा। मेरे सामने 4 कदम के फासले पर ज़मीन में से बाहर निकली हुई चट्टान की ओर थी। यह चट्टान ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी। कैप्टन मल्होत्रा एक होशियार इंटेलिजेंस ऑफिसर ज़रूर होगा, मगर वो कमांडो नहीं था और कमांडो के हमले को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने चट्टान के करीब पहुंचकर एकदम से पलटकर पूरी ताकत से उसकी ठोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर अपना दोहा टर मारा, तो वो कोई आवाज़ निकाले बगैर पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं उछलकर उसके ऊपर आ गया और उसकी हलक की हड्डी को दोनों हाथों से इतनी शिद्दत से दबाया कि वो यकीनी तौर पर गर्दन की दूसरी तरफ से बाहर निकल गई होगी। कैप्टन मल्होत्रा ने तड़प कर मुझे अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन को इस तरीके से दबोच रखा था कि वो ना तो हाथ पाँव हिला सकता था और ना ही आवाज़ निकाल सकता था। मैं उसे चाकू से हलाक नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उसके कपड़े दरकार थे। कैप्टन मल्होत्रा का हाथ मेरे बाजू को खींचने की कोशिश करते हुए बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। कैप्टन मल्होत्रा ठंडा हो गया। इस काम को बमुश्किल 15 सेकंड लगे होंगे। मैंने कैप्टन मल्होत्रा की गर्म लाश को एक तरफ अंधेरे में डाला और भागकर चट्टान के कब से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। जीप में कैप्टन मल्होत्रा का ड्राइवर बैठा गहरे होते हुए अंधेरे में उन दरख्तों की तरफ देख रहा था जिधर से मैं उसे ले गया था। मैंने जाते ही कहा, उधर चलो, तुमको कैप्टन साहब बुलाता है, जल्दी मेरे साथ हो। ड्राइवर मुनहनिस आदमी था, उसकी उम्र 40 से ऊपर होगी। फौरन जीप से उतरकर मेरे साथ दरख्तों की तरफ बढ़ा। यह ड्राइवर मेरा बहुत ही आसान शिकार साबित हुआ। मेरे फौलादी बाजू की गिरफ्त में आते ही उसकी गर्दन पहले ही झटके में ढले गई। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर खुद पहन लिए। इसके बाद दोनों लाशों को वहीं अंधेरे में एक तरफ पड़ा रहने दिया। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें ठिकाने लगाना चाहता था। जेब में आकर बैठ गया और कैप्टन मल्होत्रा की जेबों की तलाशी ली। रुमाल, एक भरा हुआ पिस्तौल, बटुआ जिसमें कुछ करेंसी नोट थे और एक टाइप किया हुआ कागज़ निकला। मैंने माचिस जलाकर उसे पढ़ा। यह सरकारी तौर पर कैप्टन मल्होत्रा को दिया गया इजाज़तनामा था, जिसके तहत उसे थंडर हक बेस की सिक्योरिटी चेक करने का खसूसी इख्तियार दिया गया था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट होने की वजह से उस पर कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिपका नहीं थी, बल्कि उसकी जगह मल्होत्रा का खसूसी कोड नंबर 000 लिखा हुआ था। नीचे अम्बाला छावनी के चीफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के दस्तखत और मोहर लगी थी। कैप्टन मल्होत्रा की तस्वीर चिपका न होने से मेरे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट अपने आप दूर हो गई थी। मैंने सीक्रेट इजाज़तनामे को तय करके बटुए में डाला, बटुए को जेब में रखा और जीप स्टार्ट कर दिया। मेरा रुख थंडर हाक बेस की पहाड़ी की तरफ था। मैंने जीप की हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी। कच्ची नीम पथरीली पगड़ नदी पर मैं जीप को चलाता पहाड़ी के करीब पहुंच गया। यह पगड़ नदी पहाड़ी के मगरब की तरफ चली गई थी। आगे दो पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा दर्रा आ गया। अचानक एक तरफ से 4 कमांडो किस्म के फौजी अस्तीन गन्ने ताने छलांगे लगाकर मेरी जीप के सामने आ गया। हाल्ट! मैंने जीप को ब्रेक लगा दिया। मुझे मालूम था कि इस दर्रे में मेरा रास्ता रोका जाएगा। 4 में से 2 भारतीय कमांडो सिपाही लपक कर मेरे दाएं बाएं आ गया। उनकी अस्तीन गनों का रुख मेरी जानब था। एक कमांडो ने अंधेरे में मुझे घूरते हुए तहकुमाना अंदाज में पूछा, इधर क्या लेने आए हो? कौन हो तुम? मैंने फ़ौरन कहा, तुम मुझे आज रात का पासवर्ड बताओ। मुझे मालूम है, तुमको मालूम नहीं। भारतीय सिपाही ने अस्तीन गन की नाली मेरी गर्दन के साथ लगा दी और बोला, बताओ आज का पासवर्ड क्या है? कंचनजंगा। मैंने बगैर किसी घबराहट के निहायत इत्मीनान से पासवर्ड बोल दिया। अस्तीन गन की नाली पीछे हट गई। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारे पेपर्स कहाँ हैं? मैंने जेब से बटुआ निकाल कर खसूसी इजाज़तनामा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे बढ़ाकर फिर सैल्यूट मारकर बोला,
ओके सर, दाएं बाजू को गेट है। मैंने मुस्कुराते हुए सैल्यूट का जवाब दिया और जीप बाएं जाने बढ़ा दिया। बाएं जाने पहाड़ी भूल भलियाँ बनी हुई थीं। आगे एक खारदार तार वाली दीवार आ गई। उस दीवार में हाई वोल्टेज की बरकी रो दौड़ रही थी। गेट की दूसरी जाने मुझे दो शाही हरकत करते नजर आए। एक भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने वहीं से आवाज़ दी, कंचनजंगा का अफसर है। खारदार तार वाला गेट का चौकट्टा लकड़ी का था जो खोल दिया गया। यहाँ पर मुतय्यन गोरखे मुहाफ़िज ने मेरे कागजात को देखने के बाद सैल्यूट किया और कुछ फासले पर पहाड़ी दीवार में बने हुए लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जीप मैंने बैर एक तरफ खड़ी कर दी थी। लोहे के गेट पर आते ही दूसरी तरफ अपने आप घंटी बोल पड़ी। गेट में एक छोटी सी खिड़की खुल गई। दूसरी तरफ से हल्की रोशनी बहर आने लगी। एक चेहरा खिड़की के छोटे से चौकट्टे में नमूदार हुआ। उसने मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। 00000। मैंने इत्मीनान से कहा। फौलादी गेट का छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। मैं झुककर दरवाजे में से गुजरा और दूसरी तरफ आ गया। दूसरी जानब दो ऊंचे लंबे भारतीय फौजी खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, इधर आ जाओ सर। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह एक ऊंची छत वाला लंबोतरा हॉल कमरा था जिसकी छत से बिजली के बल्ब लटक रहे थे। वो मुझे हॉल कमरे से गुजार कर पहलू में बने हुए एक कमरे में ले गए जहाँ से मुझे दो आदमियों के अंग्रेजी में बातें करने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक मुख्तसर सा पथरीली दीवारों वाला कमरा है। दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा लगा है। एक भारी मूछों और चौड़े शानों वाला पुख्ता उम्र का आदमी स्क्वाड्रन लीडर की फुल वर्दी पहने मेज़ पर इस तरह बैठा था कि उसका एक पाँव कुर्सी पर था, दूसरा पायलट अफसर वर्दी में था और मेज़ से ज़रा हटकर कुर्सी की पूंछ पर हाथ रखे खड़ा था। दोनों ने मुझे घूर कर देखा। मैंने जाते ही स्क्वाड्रन लीडर को सैल्यूट किया और जेब से खसूसी इजाज़तनामा निकाल कर उसे दिखाया। स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तुम्हारे आने की इतला दोपहर को ही मिल गई थी। हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कोक मंगवाता हूँ। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, थैंक यू सर, मगर मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। मैंने मेज़ पर रखा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा देख लिया था जिस पर स्क्वाड्रन लीडर M.K. कोल लिखा हुआ था। स्क्वाड्रन लीडर ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या आप हमारे सीनियर पायलट ऑफिसर SM चड्ढा से नहीं मिलेंगे? मैंने पक्की उम्र वाले पॉकेट ऑफिसर SM चड्ढा से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर चड्ढा। हम अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, कैप्टन मल्होत्रा, तुम थके हुए हो, क्या कुछ पीना पसंद नहीं करोगे? मेरा मतलब है कोक ना सही कुछ और सही। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन मैं कुछ और नहीं पीता। वैसे भी इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी हूँ। बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने थंडर हाक बेस के बाहर सिक्योरिटी को चेक कर सकूँ। स्क्वाड्रन लीडर ने कंधे उचकाते हुए कहा, कैप्टन, तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर हो, मैं इजाज़त देने वाला कौन हूँ? फिर उसने पायलट ऑफिसर चड्ढा से कहा कि वो मुझे दूसरे खुफिया गेट से बाहर ले जाए। हम एक तंग राहदारी में से गुजर कर एक ऊंची छत वाले कॉरिडोर में आ गए। यहाँ मैंने पहली बार एक गोरे को देखा कि हाथ में ट्रे पकड़े सामने से चला रहा था। यह यकीनन इसराइली पायलट था। जब वो हमारे करीब से गुजर गया तो मैंने पायलट ऑफिसर चड्ढा से पूछा, यह हमारे इसराइली दोस्तों में से है? मैंने बाजार बड़ी बेनियाजी से पूछा था। हमारे बेस में और कितने इसराइली दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं? हाँ कैप्टन, इसका नाम फ्लाइट कैप्टन सैलोल है, ये हीफा से आया है।